तो फिल्म की कहानी 40 साल पहले शुरू होती है, जहां वेस्ट बंगाल के चंद्रपुर गांव के एक बड़े से घर में काली मां की पूजा हो रही होती है और पैरेलल में ही एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। इस औरत को ट्विंस होने वाले थे, जहां पहला तो लड़का होता है। ये सुनकर घर के मर्द काफी खुश होते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा लड़की होती है और इस बात को सुनते ही सबके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। अब घर में जो पूजा हो रही थी वो एक लड़की कर रही थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि पूजा वही इंसान कर सकता है जिसके सपने में काली मां आई होंगी। इस बात से जयदेव नाम का एक मर्द खुश नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से लड़की को पूजा करने का हक नहीं होना चाहिए। एंड देन हम जान पाते हैं कि घर के अंदर जो एक नई बच्ची जन्मी है, ये घर वाले लोग उस बच्ची की बलि देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके घर की ऐसी प्रथा थी जिसके अनुसार अगर लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की होती है तो उसकी बलि दी जाएगी। अब ऐसा क्यों है वो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ आप इतना जान लो कि घर के जो मर्द लोग थे वो लोग जोर जबरदस्ती करके इस नई जन्मी बच्ची को घर के पीछे वाले खंडर में ले जाते हैं, और वहां एक बड़े से वृक्ष के पास एक पत्थर था, उसके ऊपर इस बच्ची को रखते हैं। एंड देन जो औरत पूजा कर रही थी वो एक खड्ग से इस बच्ची को समाप्त कर देती है। बच्ची का खून वही मिट्टी में मिलता है और मिट्टी के अंदर हम कई बच्चियों के कंकाल देख पाते हैं, डिपिक्टिंग कि ये जो प्रक्रिया है वो कई सालों से होती आ रही है। फिर यहाँ से कहानी 40 साल आगे करंट टाइम में आ जाती है, जहाँ हम एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें माता पिता के अलावा एक 12 साल की बच्ची है। माँ का किरदार काजोल निभा रही है, जिनके किरदार का नाम है अंबिका। देन पिता का नाम है शुभांकर और बेटी का नाम है श्वेता। अंबिका यहाँ बच्चों को रक्तबीज राक्षस के बारे में बता रही होती है कि कैसे रक्तबीज के पास एक अनोखी शक्ति थी। जब भी कोई देवता रक्तबीज को मारते थे तो उसके हर एक खून के बूंद से नया रक्तबीज जन्म लेता था, मतलब अगर वो खून का बूंद जमीन पे टच हो गया तो। और ऐसा करके उसने अपनी ही पूरी सेना बना ली थी और इस सेना की मदद से वो देवताओं को हरा दिया था। ऐसे में देवता लोग त्राहिमाम करते हुए पार्वती जी के पास जाते हैं। पार्वती माँ यहाँ काली माँ का रूप लेती है और वो रक्तबीज के हर एक रूप को एक एक करके खत्म करना शुरू करती हैं। कैसे? वेल, वो रक्तबीज के हर एक रूप को खत्म करती और इससे पहले कि खून जमीन पे स्पर्श करता, वो खून को अपने जीवा से ग्रहण कर लेती थी। तो इस तरह से फाइनली रक्तबीज मारा गया। अब इस कहानी को सुनने के बाद सीन आगे बढ़ती है, जहां अंबिका की जो बेटी श्वेता है वो जिद करने लगती है कि उसे अपने पापा के गांव जाना है। अंबिका और शुभांकर कभी भी श्वेता को गांव लेके नहीं गए थे फॉर सम रीजन। खैर, उस रात शुभांकर को कॉल आता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ऐसे में शुभांकर को रातों रात अपने गांव वापस जाना पड़ता है। वैसे यहाँ शुभांकर अकेले ही गांव गया था ताकि वो अपने पिता के लास्ट राइट्स को निभा सके। अब यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि शुभांकर का जो गांव है वो एक्चुअली में चंद्रपुर ही है। इनफैक्ट शुभांकर तो उसी घर का बेटा है जिस घर को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहां पे बच्चियों को मारा जाता है। इतना ही नहीं, शुभांकर के पिता वही क्रूर इंसान थे जिन्होंने बच्ची की बलि दिलवाई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जो भी हो, शुभांकर यहाँ अपने पिता के लास्ट राइट्स को पूरी करता है एंड देन वो गांव के सरपंच से मिलता है, जिसका रोल रोनित रॉय प्ले किए हैं। शुभांकर उनसे कहता है कि वो गांव की जो राजबाड़ी है ना, मतलब जो उसका घर है, वो उसे बेचना चाहता है क्योंकि वो उसे शहर से मेंटेन नहीं कर सकता एंड ही इज नॉट प्लानिंग कि वो गांव वापस आए। यहाँ नोटिस करते हैं कि शुभांकर सरपंच से झूठ बोल रहा था कि उसके पास बेटा है, बेटी नहीं। और सरपंच यहाँ शुभांकर को दिलासा देते हैं कि अब इस घर में बेटी को मारने की प्रथा नहीं रही, तो शुभांकर को डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो खुलेआम कह सकता है कि उसको एक बेटी है। इस सीन से ये बात क्लियर हो जाती है कि क्यों शुभांकर और अंबिका अपनी बेटी श्वेता को कभी इस गांव के अंदर नहीं लेके आए। खैर, रात को वापस जाते वक्त शुभांकर के पांव में एक पेड़ की जड़ से चोट लग जाती है। जब वो कार से वापस शहर जा रहा होता है तो उसे अंबिका की एक टेक्स्ट आती है। टेक्स्ट में अंबिका अपनी बेटी श्वेता की एक बढ़िया ड्राइंग भेजी थी, और दोस्तों ये ड्राइंग उसी पेड़ की थी जिस पेड़ को हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, मतलब जिसके आगे पत्थर थी जहां पे बच्चियों की जान ली जाती थी। शुभांकर इस पेड़ को पहचानता था और इस पेड़ में वो एक जाना माना चेहरा देखता है और वो एकदम दंग रह जाता है। क्यों? क्योंकि श्वेता ये ड्राइंग कैसे बना सकती है, वो तो आज तक गांव में आई ही नहीं थी। शुभांकर यहाँ अंबिका को कॉल करके थोड़ी बात करता है एंड देन वो टेंशन में स्मोक करना शुरू करता है कार रोक के। अभी एक राक्षस पेड़ की टहनियों को कंट्रोल करके उन्हें बड़ा करके शुभांकर पे हमला करता है, उसके कार को तोड़ देता है और इस हमले में कार में आग लग जाती है, जिसमें शुभांकर जल के खत्म हो जाता है। अगले दिन ये खबर अंबिका को मिलती है और आगे के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि अंबिका और श्वेता गांव आए हैं और वो लोग शुभांकर के लास्ट राइट्स को परफॉर्म करे हैं। गांव के सरपंच अंबिका से मिलते हैं और वो कहते हैं कि अगर अंबिका को किसी भी चीज की जरूरत हो तो
तो वो सरपंच से बेझिझक पूछ सकती है। इनफैक्ट गांव वालों से भी पूछ सकती है। अब यहाँ से कहानी 3 महीने आगे आ गई है, जहाँ अंबिका वापस श्वेता के साथ शहर में है और सरपंच अंबिका को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि शुभांकर राजबाड़ी को बेचना चाहता था और ऐसे में वो एक दलाल या ब्रोकर को ढूंढ लेंगे जो कि अंबिका की मदद करेगा राजबाड़ी को बेचने में, क्योंकि वो उसकी ही प्रॉपर्टी हुई। इस सब के लिए अंबिका को बस गांव में आना होगा सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए। अब अंबिका गांव वापस जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन राजबाड़ी को बेचने के लिए उसे गांव वापस जाना पड़ता है और यहाँ श्वेता भी जिद करती है कि उसे भी गांव जाना है, तो अंबिका उसे भी अपने साथ लेके जाती है। तो चंद्रपुर के राजबाड़ी पहुंच के अंबिका विकास नाम के एक इंसान से मिलती है जो कि इस राजबाड़ी की देखभाल करता आया है। विकास की पत्नी का नाम है नंदिनी और उसकी भी एक 12-13 साल की बेटी है जिसका नाम है दीपिका। दीपिका और श्वेता तुरंत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। अंबिका नोटिस करती है कि राजबाड़ी में एक मंदिर था जो कि लॉक्ड था और अंबिका इस बारे में विकास से पूछती है। विकास बताता है कि यह मंदिर तभी खुलता है जब काली मां खुद किसी के सपनों में आती है और ऐसा 40 साल पहले हुआ था, यानी कि ये मंदिर भी पिछली बार 40 साल पहले ही खुला था। यहाँ हम विकास के पिता से मिल पाते हैं जो कि ज्यादा बोलते सुनते तो नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। अब उस रात घर में कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं, जैसे वुमेन के घोस्ट दिखना। देन श्वेता की जो टैब थी उस पे अपने आप ट्री की ड्राइंग बन जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि श्वेता वो ड्राइंग नहीं बनाई है। अब अगली सुबह सरपंच एक ब्रोकर को लेके आते हैं जो कि अंबिका से कहता है कि राजबाड़ी को बेचना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग इसे कर्स्ड मानते हैं। वहीं पैरेलल में दीपिका श्वेता के टैबलेट पे उसी ट्री की फोटो देखती है और वो क्लियरली कहती है कि ये तो सेम वही पेड़ है जो कि पीछे, मतलब राजबाड़ी के पीछे जो खंडर है वहां पे है। ये सुनते ही श्वेता दीपिका से कहती है कि चलो वहां चलते हैं, लेकिन दीपिका क्लियरली कहती है कि हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां दुवित्तो राक्षस रहता है। ये सुनने के बावजूद श्वेता खंडर में जाने की जिद करने लगती है और ऐसे में दीपिका उसे खंडर तक लेके जाती है, मतलब खुद अंदर नहीं जाती, बोलती है श्वेता को कि तुम अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर वेट करूंगी।